Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture 30 on optimization. The course code is MTH374 and is for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 30 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so last lecture से हम क्या बात करें, पिछले 3 लेक्चर से हम पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस कर रहे हैं और हमने पहले देखे थे चेंजेस अफेक्टिंग फिजिबिलिटी और अब हम देख रहे थे चेंजेस अफेक्टिंग ऑप्टिमैलिटी। इसमें एक सिर्फ रह गया था हमारे पास, बाकी तकरीबन कंप्लीट है। हम करना क्या चाह रहे हैं आखिरी बार दोबारा से कि हम करना ये चाह रहे हैं कि आपने एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम था आपके पास, उसको आपने सॉल्व किया, सिंप्लेक्स मेथड फॉर एग्जांपल लगाया तो उसका सोल्यूशन आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। उसका मैक्सिमम मिनिमा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो भी था वो आपको मिल गया। अब आपने ये करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, आपके मॉडल की स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई। हो सकता है कि आप के ऊपर एक नई कॉन्स्टेंट आ गई हो, आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है तो आपने एक नया उसमें ऑपरेशन ऐड करना है, या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बेसिकली है जो आपकी फिजिबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाली जो चेंजेस हैं ना, कि मतलब आपने जो आपकी कॉन्स्टेंट्स थी उनमें एक कॉन्स्टेंट ऐड होगी या एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट ऐड हो जाए अगर, या फिर अगर आपके रिसोर्सेज कम ज़्यादा होंगे तो आपकी कॉन्स्टेंट्स की राइट हैंड साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों केसेस में सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह हम ऑप्टिमैलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या करना हो, अगर आप रिसोर्सेज चेंज कम ज़्यादा करें या फिर आप कॉन्स्टेंट्स ऐड करें, ठीक है, तो उसमें से हमारे पास किस तरह सोल्यूशन आता है, ठीक है, ऑप्टिमल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आएगा। ओके, ये हमने बात कर ली। फिर उसके बाद हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं ना, ऑप्टिमैलिटी को चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपने ऑप्टिमाइज करना है उसी को चेंज कर लें। उसको कैसे चेंज करेंगे? पहली चेंज हमने ये सजेस्ट की थी कि आप उसमें जो कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे हैं, जो कोफिशिएंट्स अपीयर हो रहे हैं वेरिएबल्स के, उनको आप चेंज कर लें। उनको चेंज करने का सिनारियो क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आपका लेट्स से रेवेन्यूज का फंक्शन है तो हमने देखा था कि उसमें आप प्राइस जो है वो ज़्यादा कर दें या कम कर दें चीज़ों की ना, तो उससे आपके कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये रियल लाइफ सिनारियोज है ना, तो रियल लाइफ सिनारियोज में ये चीज़ें अकर करती रहती हैं। चीज़ें हमारे पास सिनारियोज चेंज होते रहते हैं, डायनामिक्स चीज़ों की चेंज होती रहती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा सिंप्लेक्स एल्गोरिदम जो भी आपने मेथड बनाया हुआ है जिससे आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास इतना रूम हो मनूवर करने का कि आप अगर थोड़ी सी चेंजेस करें तो आपको पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड दोबारा से ना अप्लाई करना पड़े, बल्कि उसी के अंदर आप कुछ माइनर चेंजेस करें और आपके पास ओरिजिनल सॉल्यूशन वापस आ जाए, ठीक है। तो ये हमने बात की। फिर हमने कहा कि आप ये भी तो कर सकते हैं कि कोई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। मतलब आप पहले 3 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, आप चौथी प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट कर दें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे अब ये मैंने अपने मॉडल के अंदर एक और प्रोडक्ट ऐड कर दिया है और मैंने ज़ाहिर मशीन्स दोबारा नहीं लगा रहा, नहीं उसी असेंबली लाइन के ऊपर मैंने ये 4th प्रोडक्ट भी बनानी है। तो अब मैं उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए इस नई प्रोडक्ट को भी लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं अपना लेट्स से बनाऊँ, किस ऑर्डर में उनको बनाऊँ, कौन सी प्रोडक्ट कम बनाऊँ, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बनाऊँ तो मेरे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम अक्सर रियल लाइफ में करते रहते हैं और रियल लाइफ में हमारे पास ये सिनारियोज अकर करते रहते हैं और इन्हीं सिनारियोज को हम लेके आगे चल रहे हैं। तो अगर आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उससे क्या ऑप्टिमैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे मुख्तसर, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। फिर हमने अपना अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। तो ये है हमारे पास आज के कुछ टॉपिक्स। न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करनी है हमने, एक एग्जांपल देखेंगे शायद और छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम की बात करनी है जितना हो सका। तो हम बेसिकली अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, अभी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही हम कर रहे थे, जो हम लेट्स से टॉय कंपनी के मॉडल देख रहे थे और उसकी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कर रहे थे। इनमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल नेचर की चीज़ें कर रहे हैं। अब हम कुछ और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आपने लेट्स से आपके पास मैंने इस तरह के प्रॉब्लम्स की पहले आपसे बात की हुई है कि आपके पास वेयर हाउसेज हैं, वहाँ से आपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है डिफरेंट अपने लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वहाँ से आपकी अब एक वेयर हाउस में या एक प्लांट पे इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सकता। फिर आपके पास डिमांड भी है, आप सप्लाई जितनी कर सकते हैं वो भी आपको नोन है। फिर आपने इस तरह डिमांड और सप्लाई को अरेंज करना है कि आप किस प्लांट से कहाँ प्रोडक्ट्स को भेजेंगे कि आपके पास जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फिर इन प्रॉब्लम्स की इम्पोर्टेंस आप बेसिकली हर कंपनी में, हर जो अच्छी कंपनी है वो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को कंसिडर करेगी, क्योंकि आप कभी भी आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी नहीं होती कि आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करें एक जगह से दूसरी जगह और जितने मर्जी पैसे लग जाएं हमने तो बस भेजनी है प्रोडक्ट। ऐसे तो नहीं होता ना, आपने ऑप्टिमाइज करना है, आपने चीज़ों को आप मिनिमम पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करना चाहते हैं। मे बी ट्रक्स आपके अपने हैं लेकिन ट्रक्स में फ्यूल भी तो डलेगा ना, तो फ्यूल आप मिनिमाइज करना चाह रहे होंगे, फ्यूल की कॉस्ट, या फिर उनका वेयर एंड टेयर होगा उसकी कॉस्ट मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। फिर मतलब अब कई केसेस में आप ये चाह रहे हैं कि जो आपकी डिलीवरी है वो क्विकेस्ट हो जाए, तो इस केस में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ चाह रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्टिव की आप बात करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आपके प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, एक दो हम प्रॉब्लम्स लेंगे, उनके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड की तरह का ये एल्गोरिदम है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम कहते हैं। सिमिलर है, इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये वाला एल्गोरिदम जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है सिंप्लेक्स मेथड से। तो इसमें भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर कॉन्स्टेंट्स होती हैं, सब कुछ उसी तरह लीनियर प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली हम एक तो इसको जिस तरह आपके पास सिंप्लेक्स मेथड है वही लगा के कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम है उसकी हम बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम क्या है और इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं आज के, मे बी इनमें से सब हम कंप्लीट ना कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की एक स्पेशल केस है जिनको हम कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं। आपके पास 3 जॉब्स हैं और आपके पास 3 पीपल हैं जो वो जॉब कर सकते हैं। मे बी अब इसमें डिफरेंट आपके पास वेरिएशंस हो सकती हैं। एक वेरिएशन ये हो सकती है कि वो तीनों लोग तीनों जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन एक जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर जॉब का थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगाता है, दूसरे में थोड़ा कम टाइम लगाता है। तो हर किसी की अपनी अपनी स्पेशल एक्सपर्टीज हैं, लेकिन वो तीनों वो जॉब कर ज़रूर सकते हैं। तो अब आपने ऑप्टिमल वे में वो तीनों जॉब्स उन तीनों पर्सन्स को असाइन करनी है कि लेट्स से आप अपना टाइम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो वो तीनों जॉब्स हो भी जाएं और आपका टाइम मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास होते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा और भी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल हैं। अब वो वर्कर्स जो हैं वो डिफरेंट जॉब करने के डिफरेंट चार्ज करते हैं ना, डिफरेंट अमाउंट चार्ज करते हैं। अब डिफरेंट अमाउंट चार्ज करनी है उन्होंने, तो फिर आप अकॉर्डिंगली देखेंगे ना कि किसको आप जॉब असाइन करें कि आपकी कॉस्ट मिनिमम आए ना। अब सबकी अपनी एक्सपर्टीज भी हैं, तो सबके सब अपने डिफरेंट एरियाज में एक्सपर्ट हैं। और बेसिकली हम अक्सर ये अज्यूम करते हैं कि सब जो लोग जो हैं सारी जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन सबकी लेट्स से कॉस्ट ज़्यादा होगी अगर पर्टिकुलर जॉब्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको देखेंगे। एक तो आप चाह रहे होते हैं कि जॉब आपकी बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म हो, फिर आप में भी चाह रहे होंगे कि आपकी कॉस्ट भी मिनिमम हो। तो इसके अकॉर्डिंगली ये असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपके पास कुछ जॉब्स होती हैं आपने असाइन करनी होती हैं। तो ये भी हमारे यूजुअल रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास अकर करते रहते हैं। कौन सी एक्टिविटी, कौन सी चीज़ आप किसको देंगे तो वो उसको बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये अब 2 तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और उसमें ही उसका स्पेशल केस है असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसकी भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे आज। तो
जितना टाइम हुआ, नहीं तो इस टॉपिक को ही हमने कंटिन्यू करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स अगर हम कर लेंगे तो प्रोबेबली हमारा कोर्स इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये पहला टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो हमारा पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस से रहता है, और फिर हम आगे चलते हैं। आपको पता है ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं ना, हमारे पास टॉय को कि असेंबल करती है 3 तरह के टॉयज को, ट्रेन्स, ट्रक्स और कार्स हैं, और फिर आपको पता है कि वो उनका 3 असेंबली आपके पास लाइन में 3 मशीनें लगी हुई हैं, उन 3 मशीनों का अवेलेबल टाइम मिनट्स में आपके पास अवेलेबल है पर डे, और आपको ये भी पता है कि कितने में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो रही हैं। जो आपका ट्रेन है वो $3 में सेल हो रहा है, ट्रक $2 में सेल हो रहा है, और कार जो है वो $5 में सेल हो रही है। और आपको ये भी पता है कि हर मशीन को पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है। तो तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट 1 जो ट्रेन की बात करते हैं वो मशीन 1 का 1 मिनट यूज़ करती है, मशीन 2 का 3 मिनट्स यूज़ करती है, और मशीन 3 का 1 मिनट यूज़ करती है, और इसी तरह बाकी भी गिवन है। तो अब हमने रेवेन्यूज मैक्सिमाइज करने हैं। तो अब इसका हमने मॉडल बनाया था ना, आपको याद होगा ये इसका मॉडल बना था। आपने ये वाला इसका रेवेन्यूज फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना, और ये इसकी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और इसका डुअल प्रॉब्लम भी हमने लिखा था, वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। मैं इसके ऊपर इनफ एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि डुअल प्रॉब्लम्स और ओरिजिनल प्रॉब्लम आपस में बहुत रिलेटेड होते हैं। हालांकि हम डुअलिटी को इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जब हम इन चीज़ों का सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे डुअलिटी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। डुअल प्रॉब्लम और इस ओरिजिनल प्रॉब्लम का आपस में जो रिलेशन है, ये जो चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप ये कहें कि बेसिक वेरिएबल्स जो हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम में या डुअल प्रॉब्लम में, वो स्लैक वेरिएबल्स का आपको पता है ना सोल्यूशन के साथ रिलेशन होता है, तो दोनों को मिला के सब आपको वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इसकी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। तो बेसिक वेरिएबल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम दे देता है, और नॉन बेसिक वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो डुअल प्रॉब्लम से मिल जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका डुअल प्रॉब्लम भी हमें पता हो, और डुअलिटी के साथ लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे हमारे पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस के। ठीक है, सिर्फ ओरिजिनल प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आपका जो है इनफ नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अच्छा, इसका जो सिंप्लेक्स टेबल था ऑप्टिमल ये बना था ना, आपको याद होगा, हमने 1-2 बार इसको किया। तो ये आपका ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल है। इसका जो मैक्सिमा है, जो मैक्सिमम रेवेन्यू वो $1350 है, और आपको जो ट्रेन्स हैं वो 0 बनाएंगे आप, जो आपके ट्रक्स हैं वो 100 बनाएंगे, और जो आपके पास क्या है कार्स वो 230 बनाएंगे। ठीक है, तो तब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। राइट, सो ये आपके पास हो गया इसका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब ये आपको पता है ना, ये इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इन्वर्स मैट्रिक्स इसको कहा था हमने। ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में जब हम टेबल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना, तो जब हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा वो उसको इन्वर्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के बाद आता है उसको इन्वर्स मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, चलें, तो ये आपका इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब आपने ये करना है कि एक नई एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं ना, हम यही प्रॉब्लम कर रहे थे। टॉय ट्रेन्स जो है वो प्रोडक्शन में नहीं है क्योंकि वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप उनको प्रोड्यूस करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब कंपनी क्या कह रही है, कंपनी इसको रिप्लेस करती है ना। अब जो चीज़ प्रोडक्शन में ही नहीं है, और मतलब आपकी मशीन जो है वो बेसिकली उसको प्रोड्यूस तो कर सकती है ना, तो आप बेसिकली 2 ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तीसरी प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे हैं। तीसरी प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो आप तो वही चीज़ मार्केट में लेके आएंगे ना जो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। ऐसी प्रोडक्ट्स आप मार्केट में नहीं लेके आएंगे जो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अभी तक, बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप जाहिर है जहाँ पे प्रॉफिट होगा उतनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। 2 प्रोडक्ट बन रही हैं, ट्रक और आपके पास कार्स बन रही हैं। ठीक है, इससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अब वो कहते हैं कि अब एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में गुंजाइश तो है ना कि हम 3 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो अब वो कहते हैं कि अच्छा चलें हम कोशिश करते हैं कि इसको रिप्लेस करते हैं और हम फायर इंजन बनाते हैं। ठीक है, फायर इंजन, टॉय फायर इंजन बनाते हैं,
और हम उनको $4 में सेल करेंगे लेट्स से, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, ये जो आपका फायर इंजन है इसको बनाने के लिए आपके पास मशीन 1 और मशीन 2 पे आपको 1 मिनट लगेगा और मशीन 3 पे आपको 2 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है नया जो आप फायर इंजन बना रहे हैं उसकी ये स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप X7 X6 तक वेरिएबल्स आप यूज कर चुके हैं ना, तो X1 X2 X3 आपके ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं जिसके लिए आप जो आपको ट्रेन, ट्रक और कार्स के लिए आपने, और बाकी 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं X4 X5 X6। X7 जो है वो आप कहते हैं फायर इंजन प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये नई प्रोडक्ट आ गई ना, और हर कॉन्स्ट्रेंट के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर भी इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये देखें 4 टाइम्स X7, $4 में आप सेल कर रहे हैं ना उसको, तो 4 टाइम्स X7 आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड हो जाएगा। अब ये 1 मिनट लेता है ना मशीन 1 का, तो यहाँ पे X7 आ जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स X7। मशीन 2 का भी 1 मिनट लेता है तो 1 टाइम्स X7। मशीन 3 के 2 मिनट्स यूज करेगा ना हर प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स X7 आप थर्ड कांस्टेंट में बेसिकली ऐड कर रहे हैं, और इनमें स्लैक वेरिएबल्स भी ऐड हुए हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है। ये ओल्ड ऑप्टिमल टेबल है ना, ये अभी मैंने लिखा था, ऊपर भी लिखा हुआ था, ये ओल्ड ऑप्टिमल टेबल मैंने लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि इसमें X7 तो है नहीं, अब इसमें मैंने X7 इंक्लूड करना है। अब X7 अगर मैं इंक्लूड कर दूं, यहाँ पे मैं X7 लिखूं, लेट्स से X4 X5 X6, तो X7 जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लैक से पहले अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ इसको X7, ठीक है, तो X7 मैंने इंक्लूड तो कर दिया। अब यहाँ 1, ये Z वाली वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, 1 1 2 अगर मैं इसके लिए इंक्लूड कर दूं और यहाँ Z वाली वैल्यू 4 लिख दूं, तो मतलब ये आपने एडिशन तो कर दी X7 की इसके अंदर, लेकिन अब ये ऑप्टिमैलिटी तो इसकी नहीं रही ना, क्योंकि बाकी सब के ऊपर आपने रो ऑपरेशंस किए हुए, बाकी सबको आपने एक सर्टेन फॉर्म में लिखा हुआ, इसके ऊपर वो रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए। तो अगर इसके ऊपर वो रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए तो ये टेबल में एडजस्ट तो नहीं हो सकता ना, तो ये टेबल फिर ऑप्टिमल टेबल नहीं रहेगा ना। तो आपने इसकी वो फॉर्म्स बेसिकली इसमें लिखनी है। ये जो आपका X7 का कॉलम बन रहा है, लेट्स से 4 1 1 2, इसका ये 4 जो है आपका टॉप Z का है ना, और बाकी जो कॉलम है वो 1 1 2 है। तो आपने X7 को उस फॉर्म में लिखना है कि जो ऑपरेशंस आपने बाकी सारे इस सिम्प्लेक्स टेबल के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं वो सब इसके ऊपर अप्लाई होके फिर इसको ऐड करें, तब आपके पास बात बनेगी। अदरवाइज तो आप फिर दोबारा से अगर सारा कुछ करना चाह रहे हैं X7 को ऐड करके फिर ऑप्टिमैलिटी फाइंड करनी है, तो फिर पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस का कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम ये जो कॉलम हमने ऐड करना है हम इसको ऑप्टिमल फॉर्म में इसमें ऐड करें, ताकि हमारे पास जो हमें उसके अलावा उसके बाद कोई मैनिपुलेशंस ना करनी पड़े, या मतलब मिनिमम मैनिपुलेशन से, मिनिमम कैलकुलेशन से आपके पास दोबारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। ये हमारा एम है। अब इसको देखें, इसको मैंने X7 को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो ये सारी वैल्यूज अननोन है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉलम मैं यहाँ नहीं लिखना चाह रहा। अदरवाइज फिर मुझे सारा फिर अगर ओरिजिनल कॉलम में लिखना है तो सब ओरिजिनल लिखने पड़ेंगे और फिर दोबारा से सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो ये फिजिबल नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करना चाह रहा। तो ये परटर्ब टेबल इसको कह लें आप, चेंज टेबल है, तो इसमें ये चेंज आ रही है, थोड़ी सी चेंज आ रही है कि X7 का कॉलम हमने ऐड करना है इसमें, लेकिन हम इस तरह ऐड करेंगे कि हमारी ऑप्टिमैलिटी जो है वो दोबारा से ना शुरू करनी पड़े, बल्कि इसी टेबल को लेके अगर ऑप्टिमल नहीं भी है तो हम इसी टेबल से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं। आगे है, अब ये देखें, आपने X7 कॉलम फाइंड करना है, उसको आप ये पहले भी हम 1-2 दफ़ा कर चुके हैं कि आप करंट इन्वर्स लें, जो भी आपका इन्वर्स है, और उसको ओरिजिनल X7 कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4, 1/2 और 1, ये आपने सिंपल करना है, ठीक है। तो ये आपका जो इन्वर्स है ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपने ये इन्वर्स को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1/4, 1/2, 1, इसको उठा के यहाँ लिख दें 1/4, 1/2, 1। अब एक एंट्री रह गई है, Z वाली एंट्री अभी भी कैलकुलेट नहीं हुई ना,
तो z वाली एंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? z वाली एंट्री भी आपको कैलकुलेट करनी आती है। अब कैसे करते थे हम इसको डुअल प्रॉब्लम में लेके जाते थे, जो इसकी कांस्टेंट होती थी डुअल कांस्टेंट, उससे हम जाके आपको पता है y1 y2 y3 की वैल्यूज कैलकुलेट करते थे और फिर डुअल प्रॉब्लम की कांस्टेंट में जाके पुट करते थे, तो आपके पास x7 की वैल्यू रिड्यूस कॉस्ट इसको हम कह रहे हैं वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसको आपने कैसे एवेल्युएट करना है? डुअल कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू x7, जो भी डुअल कांस्टेंट है x7 के लिए वो आपके पास ये आएगी। ठीक है, अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी से वेरीफाई कर लें, बहुत आसान है ये जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन x7 की डुअल कांस्टेंट जो है वो क्या आएगी? आप देखें यहाँ पे जब इसको आप करेंगे ना तो इस यहाँ 4 कांस्टेंट्स आ जाएंगी इसके लिए। ठीक है, 4 कांस्टेंट्स आ जाएंगी। तो 4 कांस्टेंट्स क्या आएंगी आपके पास? एक कांस्टेंट शायद आएगी आई थिंक जो लास्ट वाली x7 वाली कांस्टेंट आएगी वो क्या आएगी? रो वाइज लिखेंगे ना तो x1, इसको अगर मैं ट्रांसपोज बनाऊं x1 सॉरी यहाँ से बनाऊं 1 2 1 1 1 4 30। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया और उसके बाद क्या आएगा? 3 2 नो सॉरी 3 0। ओके, x4 तक है, x5 x6 ये सब 0। अब ये इसमें जब हम कॉन्स्टेंट्स बना रहे होते हैं तो x4 को भी नहीं लेते ना, सॉरी ये इसको आपने डुअल प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम का कंसिडर करना है। ठीक है, ये स्लैक वेरिएबल्स वगैरह नहीं होते उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम है 1 2 1 1 2 1 1 और 430। ठीक है, फिर क्या है? 3 0 1 1 460 और फिर क्या है? 1 4 0 1 4 0 2 420। ठीक है, और फाइनली 3 2 5 4 0। ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगी। ट्रांसपोज इसका देंगे तो ये हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज अगर मैं यहाँ लिखूं तो वो क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज आ रहा है 1 2 1 1 430। ठीक है, फिर क्या आएगा? 3 0 1 1 460। ठीक है, फिर क्या आएगा? 1 4 0 2 420 और फिर आएगा 3 2 5 4 0। अच्छा, अब इसकी पहली कांस्टेंट क्या आ रही है? हमने वैसे चौथी कांस्टेंट में इंटरेस्टेड है क्योंकि वो x4 की होगी, वो है y1 प्लस y2 प्लस 2y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखें यही लिखी हुई है वहां पे, ये देखें यही कांस्टेंट आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वाली कांस्टेंट है x7 के कॉरस्पॉन्ड जो 4 कांस्टेंट होगी। अब इसमें से आपने क्या करना है? जो x7 की कॉस्ट होगी वो क्या होती है? दोनों साइड्स का डिफरेंस, पहले भी कर चुके हैं। दोनों साइड्स का डिफरेंस आएगा, तो दोनों साइड का डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है। आप y1 बार इसको कह लें आप, प्लस y2 बार प्लस 2y3 बार माइनस 4, ये आपने कैलकुलेट करने हैं। y1 y2 y3 बार की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। ये आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते थे? ये y1 y2 y3 आपके पास आएगा, ये इनवर्स है फिर से। ठीक है, और ये 250 क्या है? ये 250 किस चीज की वैल्यू है? इसके बारे में आपको पहले बताया ना, 250 ये किस चीज की वैल्यू होगी? ओके, ये 250 क्या है आपको पता है? ये x2 x3 और x6 आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है और x6 उसमें है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास z कोफिशिएंट्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। इनको आपने मल्टीप्लाई किया इनवर्स मैट्रिक्स से, आपके पास आ गया 1 2 0।
अब ये वाला जो होगा ये y1 बार होगा, ये y2 बार होगा, और जो y3 बार है वो 0 है। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो y1 बार क्या आ जाएगा, 1 है, y2 बार 2 है, प्लस 2 y3 बार 0 हो जाएगा, -4, ये -1 आ गई वैल्यू। तो ये आपके पास C7 की वैल्यू होगी या X7 की वैल्यू होगी जो आपके पास आप ओरिजिनल टेबल में पुट करेंगे। तो ओरिजिनल टेबल में आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। तो अब ये देखें ये X7 वाला कॉलम कंप्लीट फिल हो गया, या -1 आ गई, ये 1/4, 1/2, 1। तो इस तरह आप नई एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं, नई इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है। वेल ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है ऑब्वियसली। क्यों नहीं है? कि ये आपके पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में आपके पास ये Z रो में सब की सब वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव है तो सोल्यूशन ऑप्टिमाइज नहीं है। तो सोल्यूशन अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो फिर आपको इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एक आइट्रेशन करेंगे आप, ये सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इस सोल्यूशन में अब वही बेसिकली वही ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, सिंप्लेक्स मेथड है कि ये आपका एंटरिंग वेरिएबल है। ठीक है, ये एंटरिंग वेरिएबल है। अच्छा, एंटरिंग वेरिएबल ये है, पिवट कॉलम भी आपको पता चल गया। अब आपने लीविंग वेरिएबल कैलकुलेट करना है। लीविंग वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए आप रेशियोज कैलकुलेट करते थे ना, तो 100 को अगर आप 1/4 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये भी बड़ी अमाउंट आ रही है। लेकिन 20 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो आएगी। तो ये आपका लीविंग वेरिएबल है। ठीक है, ये लीविंग है। ओके, अब आपके पास आपको ये भी पता चल गया कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, लीविंग वेरिएबल कौन सा है। तो फिर आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लें। वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर मैं टेबल को यहाँ फिर से बनाऊँ तो अब वैल्यूज़ चेंज करके लिखूँगा। तो बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, x1 है, x2 है, x3 है, x7 है, x4 है, x5 है, x6 है। ठीक है, और फाइनली यहाँ सोल्यूशन लिख लें या राइट हैंड साइड लिख लें, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ x3 आ जाएगा, यहाँ अब x7 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाली जो x7 वाली रो है ये 1 पिवट कॉलम है ना, तो पिवट एंट्री को 1 ही रखना है ना, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा 2 0 0 1 -2 1 1 20। ठीक है, ओके। अब ये x7 वाला हो गया। अब x7 जो है उसके बाद हमने क्या करना है, ये टॉप वाली जो रो है इसमें यहाँ 0 बनाना ना। यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें ज़रा, यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, सो अब इसको आपने इन सब बाकी सब एंट्रीज इस कॉलम में 0 होनी चाहिए ना। अब इस -1 वाली एंट्री को अगर आप 0 करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लें। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ओके, सॉरी, इन दोनों को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 6। ये वाली एंट्री 6 हो जाएगी। केयरफुली करें ज़रा, मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर कैलकुलेशन में, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा 0, और 1 -2 -1 हो जाएगा ये, विच इज़ सॉर्ट ऑफ बैड न्यूज़। और फिर x5 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और फिर 0 + 1 1 हो जाएगा यहाँ, और 1350 + 20 क्या हो जाएगा, 1370। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद क्या करें, ये इस रो को भी अब आपने 1/4 को 0 करना है ना। 1/4 को 0 करना है तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। तो -1/4 सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/4 -2/4 हो जाएगा। तो ये -3/4 यहाँ आएगा, -3/4 यहाँ क्या आएगा, ओके, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 0 ही रहेगा, ये वाला 0 हो जाएगा फिर। ओके, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 1/2 माइनस बेसिकली +2/4।
ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास यह आएगा -1/4 -1/4, तो ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 और 0 -1/4 बेसिकली ये -1/4 हो जाएगा। ओके, ये 100 है, तो 100 में से -1/4 आप करेंगे टाइम्स ये करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये 95 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाली रो क्या आ जाएगी, ये वाली रो आ जाएगी 3/2 और इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 3/2 -1 हो जाएगा बेसिकली, 3/2 -1, तो ये हो जाएगा 3 - 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1/2 -1/2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस इंटू -2 -1/2, तो ये -1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये 1/2 -1 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 -1/2 -1/2 हो जाएगा, और 230 में से आप माइनस करें 10 तो ये 220 हो जाएगा। ओके, अभी मैंने कहा कि ये जो यहाँ माइनस आ गया था ना, ये थोड़ी बैड न्यूज़ है। ये बैड न्यूज़ क्या है, ये माइनस है तो फिर ये अभी सोल्यूशन अभी भी ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। अगर अभी सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो फिर एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, ये वाला एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। और लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा, अब रेशियोज फिर से कैलकुलेट करनी है। ये रेशियो तो नेगेटिव आ रही है, तो हम वैसे ही कंसिडर नहीं करेंगे। ये 95 है, ये 220 है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 95 जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो है, तो ये आपका लीविंग वेरिएबल, ठीक है, ये लीविंग। अच्छा, अगर ये लीविंग वेरिएबल है तो फिर वही कैलकुलेशंस थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, तो इसको मैं नेक्स्ट टेबल पे लिखता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशंस करके क्या आता है। तो ये मेरे पास आएगा टेबल, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली इसका एक ही मैं करूँगा एग्जांपल, इसलिए मुझे करनी पड़ी है डिटेल में। तो x1 x2 x3 x7 x4 x5 x6 और सॉल्यूशन या राइट हैंड साइड, ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आएगा मेरे पास z आएगा x4 x3 x7, z x4 x3 x7, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x4 वाली जो रो है, x4 वाली रो आप लिख सकते हैं आराम से ना, -3/4 1 0 0 1 -3/4 1 0 0 1 1 0 0 1 -1/2 -1/4 -1/2 -1/4 और 95, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने बाकी रोज़ भी लिखनी है, तो बाकी रोज़ को लिखने के लिए आपने बेसिकली इस कॉलम में बाकी सारी एंट्रीज को 0 करना है, ठीक है। तो अब 1 बाई 1 देख लेते हैं। 6 0 0 -1, यहाँ पे लिखता हूँ 6 0 0 0 -1, ओके। 3 1 1370, 3 1 और 1370, ठीक है। अब इसको इसमें से कौन सी एंट्री आपने, ये -1 को 0 करना है, -1 को 0 करना है अगर आपने, तो इसको ऐड कर देना जस्ट दोनों को, -3/4 1 0 0 1 -1/2 -1/4 और 95, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 -3/4, ये क्या आ रहा है 24 -3/4, 21/4, ये 1 आ जाएगा, ये 0 0 0, 3 -1/2 क्या हो जाएगा 6 -1/2 5/2, ओके। 1 -1/4 क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा। और 1370 + 95 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1470, तो 1465 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 21/4 1 0
0 0 5/2 और 3/4 और इसके बाद आ जाएगा 1465। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं ये देखूं कि ये वाली ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया ना, अब मुझे बाकी कैलकुलेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये वाली दो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ ना, तो मेरे पास ये आई थिंक इनफ है। तो अगर ये दो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करूँगा? ये देखें, अब ये दोनों रोज़ हैं, ये वाली रो है और इससे ये वाली ज़ीरो बनानी, ये ज़ीरो बनानी है। तो इस 220 में से 95 माइनस करना पड़ेगा, ऐसे ही ना, 220 में से 95 माइनस करना पड़ेगा। तो 220 में से 95 आप माइनस कर दें तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये वाली एंट्री 125 और फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपके पास इसको ज़ीरो करना है आपने, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसके में ऐड करना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स 95 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा? 200, तो ये 190 हो जाएगा। 190 प्लस 20 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 210। ओके, तो ये अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। x4 आपके पास स्लैक वेरिएबल है ना, x3 और x7 बेसिक है। तो अगर अब आप अपना सोल्यूशन, आपका प्रॉफिट जो है, रेवेन्यूज इंक्रीज हो गए, लेकिन अब आपके पास सोल्यूशन ये आया कि आप ट्रेन्स भी नहीं बनाएंगे, आप ट्रक्स भी नहीं बनाएंगे, लेकिन आप जो कार्स हैं वो भी काफ़ी कम बनाएंगे 125, लेकिन ये जो नई प्रोडक्ट लॉन्च की है ना, इसको आप 210 बनाएं, 210 इसके बनाएं और इसके 125 बनाएं डेली, तो आपका जो रेवेन्यूज है वो मैक्सिमम होगा। तो ट्रेन्स और आपके पास जो दूसरी प्रोडक्ट थी ट्रक्स, उसको आपने बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर आप ये वाला प्रॉफिट $1465 आपके पास रेवेन्यूज आ जाएंगे, आपके डेली रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास सिंपल इसका सोल्यूशन है। अब मुझे सारी की सारी आइट्रेशंस दोबारा नहीं करनी पड़ी, लेकिन इस केस में मुझे 2 आइट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत थी, जिससे मेरे पास x7 जो है उसके साथ भी मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो ये मेरे पास पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस की एग्जांपल्स थी और आई एम श्योर ये आपको क्लियर होंगी, समझ आ गया होगा कि अगर चारों सिनारियोज मैंने आपके सामने रख दिए, चारों सिनारियोज में से जो भी सिनारियो अकर करता हो, आपने उनको एग्जैक्टली हमेशा इसी वे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी सिनारियो अकर करेगा तो आपने हमेशा उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होपफुली आपको क्लियर होंगी। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और है मेरे पास, उसको मैं देखता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसकी बात नहीं करनी, ना मैं इतना कंप्लीट इसको कर सकूँगा, क्योंकि एक टॉपिक मैंने डेफिनेटली और करना है इस कोर्स को ख़त्म करने से पहले, तो उसकी डिटेल में मुझे थोड़ा जाना है। तो ये रेडी मिक्स एक कंपनी है, फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट्स बनाते हैं, लेकिन उस पेंट में 2 रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, M1 और M2, ये दोनों रॉ मटेरियल्स हैं। और ये वाला जो टेबल है ना, ये प्रोवाइड करता है आपको बेसिक डाटा उस रॉ मटेरियल्स और पेंट्स के बारे में। अब जो एक्सटीरियर पेंट है उसमें 6 टन जो है वो रॉ मटेरियल M1 यूज़ होता है और 1 टन जो है रॉ मटेरियल M2 यूज़ होता है। ठीक है, और टोटल जो है प्रॉफिट $5000 आपको देता है एक्सटीरियर पेंट पर टन। ठीक है, और इंटीरियर पेंट जो है वो रॉ मटेरियल M1 जो है 4 टन यूज़ करता है, रॉ मटेरियल M2 2 टन यूज़ करता है, और आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है पर टन वो $4000 है। लेकिन इशू ये है कि ये जो रॉ मटेरियल M1 है, ये टोटल डेली जो है वो 24 टन्स अवेलेबल है, और ये जो 6 जो रॉ मटेरियल 2 है वो टोटल डेली 6 टन्स अवेलेबल है। तो अब इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए आपने क्या करना है, आपने एक दो रिस्ट्रिक्शंस और भी आपको बताई हुई हैं, और उसको देख के आपने ज़ाहिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्या है? अ मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट द डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट फॉर एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। ठीक है, तो जो इंटीरियर पेंट की डिमांड है वो एक्सटीरियर पेंट से अगर इंक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन इंक्रीज हो सकती है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती।
ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2। ज़्यादा से ज़्यादा जो डेली डिमांड है इंटीरियर पेंट की वो 2 होगी, 2 टन्स होगी। तो आपने प्रोडक्ट मिक्स जो वो बनाएं जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, डेली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, वो आपने उनको बताना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है ना, तो आप बेसिकली आप कह लें X1 को आप इंटीरियर पेंट कह लें, ठीक है, इंटीरियर पेंट है, और X2 को आप कह लें ये एक्सटीरियर पेंट है, ठीक है। ये आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं। अब आपके पास इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट अगर दोनों हो गए तो अब आपने मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज ये करना है Z आपका, Z है आपके पास लेट्स से 5 टाइम्स X1, सॉरी, अगर इसको रखें आप इंटीरियर पेंट को X2 कह लें, इसको X1 कह लें, ताकि उसी सीक्वेंस में हम चलते रहें। तो एक्सटीरियर पेंट X1 है और इंटीरियर पेंट X2 है, तो 5 टाइम्स X1 प्लस 4 टाइम्स X2, ठीक है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना, ठीक है। ओके, दूसरी ये X2 इंटीरियर है और X1 एक्सटीरियर पेंट है। ओके, फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके ऊपर। कॉन्स्टेंट पहली ये है कि 6 टाइम्स X1, ये रॉ मटेरियल M1 की कॉन्स्टेंट है, 6 टाइम्स X1 प्लस 4 टाइम्स X2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 24। 6x1 प्लस 4x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 24। दूसरी कांस्टेंट क्या है, दूसरी कांस्टेंट है x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, 6 से ज़्यादा है नहीं अवेलेबल। फिर इसके बाद क्या है कि जो एक्सटीरियर पेंट की डिमांड है वो इंटीरियर पेंट से मोर देन 1 टन इंक्रीज ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बेसिकली एक्सटीरियर पेंट कौन सा है हमारे पास, एक्सटीरियर पेंट की डिमांड इंटीरियर पेंट से, तो बेसिकली x1 माइनस x2, जो इंटीरियर पेंट की डिमांड एक्सटीरियर पेंट से मोर देन 1 टन इंक्रीज ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इंटीरियर को हम x2 कह रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली x2 जो है उस माइनस x1 ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब डिमांड फॉर x2 जो आपके पास इंटीरियर पेंट की डिमांड है और x1 जो एक्सटीरियर पेंट की डिमांड है, वो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यही अब ये कांस्टेंट ये कह रही है ना। और फिर उसके बाद ये कह रही है कि डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट मैक्सिमम जो है वो 2 है। तो इंटीरियर पेंट जो 2 है तो x2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये सारी कॉन्स्टेंट्स हैं, x1 x2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 4 कॉन्स्टेंट्स हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा चलें, अब कंपनी ने ये आपके पास मॉडल है, इसका आपने सबसे पहले, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं मॉडल मैंने बना दिया आपको, इसमें आपने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, जो भी स्लैक वेरिएबल्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो x2 के बाद x3 एक स्लैक वेरिएबल, x4 है, x5 और x6, 6 तक वेरिएबल्स इसमें हो जाएंगे, 2 पहले 4 स्लैक वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो ये चारों स्लैक वेरिएबल्स आपने इसमें इंट्रोड्यूस करने हैं और इसको इक्वालिटी कांस्टेंट बनाना है। फिर इसका टेबल आपने लिखना है, टेबल आपने लिखने के बाद फिर उसको सिंप्लेक्स मेथड से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, राइट दिस एज अ स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, इक्वालिटी कांस्टेंट के साथ होता है वो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम। दूसरा आपने ये करना है कि मेक अ सिंप्लेक्स टेबल या टैबलो, जो भी आप कहना चाहें, और फिर ऑप्टिमाइज यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है।
ये ऑप्टिमाइज करना है और फिर इसका आपके पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो आएगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें चेंजेस करनी। चेंजेस क्या करनी है, कंपनी अब कंसिडर कर रही है कि प्रोडक्शन वो करें एक और चीपर एक्सटीरियर पेंट की। और चीपर एक्सटीरियर पेंट आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, अभी एक इंटीरियर पेंट और एक एक्सटीरियर पेंट बना रहे हैं और आप वो कह रहे हैं नहीं, एक चीपर एक्सटीरियर पेंट आपके पास होना चाहिए जिसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि 0.75 टन ऑफ ईच रॉ मटेरियल बस यूज़ करेगा। तो मतलब ये कि रॉ मटेरियल दोनों हैं, उसमें उसका हर रॉ मटेरियल का 0.75 इसने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपने एक नई प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च कर दी है और जो प्रॉफिट पर टन होगा न्यू एक्सटीरियर पेंट का वो है $3,500। बेसिकली उस केस में जिस तरह हमने $1,000 में लिखा था तो ये 3.5 इसका प्रॉफिट है, ठीक है। 3.5 इसका प्रॉफिट है। अब आपने इसकी नई और नया ऑप्टिमल सोल्यूशन भी डिटरमिन करना है। पहले आपने वहां पे ऑप्टिमल सोल्यूशन डिटरमिन करना है, फिर अब इसके अंदर एक नई कॉन्स्ट्रेंट आ जाएगी ना, जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर ये भी कॉन्स्टेंट आ जाएगी ना कि तीसरे आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सॉरी, इसमें सब जो ये अगर नया वेरिएबल है इसको आप कह लें एक्स में भी आप 6 तक वहाँ अगर यूज़ कर सकते हो, X7 जैसे मैंने पहले कहा था। तो X7 आपकी ये चीपर पेंट है, ठीक है, चीपर एक्सटीरियर पेंट ये आपके पास है। तो अब ये जो 0.5 जो कांस्टेंट है पहली वाली, इसमें 0.575 टाइम्स, इसमें आप ये यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखूंगा तो आप इस प्रॉब्लम से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना उसमें 3.5 टाइम्स X7 आपने ऐड करना है। फिर पहली कांस्टेंट में 0.5 टाइम्स आपने 0.75 टाइम्स X7 ऐड करना है। दूसरी कांस्टेंट में 0.75 टाइम्स X7 आपने ऐड करना है, ठीक है। और ये आप ऐड कर लेंगे तो इसके अलावा किसी और कांस्टेंट्स में ये X7 वाली के ऊपर बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब आपने नया ऑप्टिमल सोल्यूशन डिटरमिन करना है। अब आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हो गई हैं, इन तीनों प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करके जो भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा वो आपने डिटरमिन करना है और वो आपने बताना है कि अब ये इन स्पेसिफिकेशंस को लेते हुए नया जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो ये आएगा, ठीक है। तो अब नई इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला मॉडल मैंने अभी किया ना, तो यहाँ पे मैं नई इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आपने एज इट इज वो जो अभी मैंने स्टेप्स किए हैं उनको ट्रेस करके इस प्रॉब्लम के लिए करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ी है। मैं इसको करना चाह रहा था कंप्लीट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलना चाह रहा हूँ, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा और आपके नोट्स में होपफुली एग्जांपल हुई भी होगी तो आपको इशू नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि ये आपसे खुद ही हो जाए, ठीक है। ओके, चलें, अब मैंने कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करनी है। आज भी मैंने जो दोनों प्रॉब्लम्स कंसिडर की हैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल नेचर के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ। और उसमें मैंने आपको बताया था कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे आज का लेक्चर और बाकी बेसिकली आज के बकाया जो 5-10 मिनट रह गए हैं वो और बाकी जो अगले 2 लेक्चर्स हैं ये हमारे उसके टॉपिक्स हैं। इनको हम करके फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में क्या चीज़ है कि आपके पास m सोर्सेज हैं और n डेस्टिनेशन हैं, दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। मे बी आपके पास लेट्स से 3 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं और 5 आपकी जगह हैं जहाँ पे आपने उनको सप्लाई करना है, ठीक है। या मे बी आपके पास प्रोडक्शन प्लांट तो एक ही है लेकिन आपने सप्लाई सब जगह भेजनी है। प्रोडक्शन प्लांट आपके पास 2 ही हैं लेकिन आप 10 जगह पे सप्लाई भेजते हैं। या आपके पास 10 प्रोडक्शन प्लांट हैं लेकिन आप सप्लाई जो है वो 2-3 जगह पे भेजते हैं। तो डिफरेंट हो सकते हैं, सोर्सेज कम हो सकते हैं, डेस्टिनेशन ज़्यादा हो सकती हैं, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। और हर सोर्स के ऊपर आपको सप्लाई पता है और हर डेस्टिनेशन के ऊपर आपको डिमांड पता है, ठीक है। सिंपल है ना, हम चीज़ें हमें पता है हम कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें ये भी पता है कि हम जो डेस्टिनेशन है आपने यहाँ पे क्लाइंट ने आपसे कितनी डिमांड की हुई है, कितनी प्रोडक्ट्स की डिमांड की हुई है, ठीक है।
ये दोनों चीज़ें हमें हमेशा नोन होती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। तो आपकी जो सोर्स की सप्लाई है वो भी पता होती है और डेस्टिनेशन की डिमांड भी हमेशा पता होती है। तो हम सोर्स आई पे कह रहे हैं ए आई जो है वो सप्लाई है जो वो उस सोर्स से आप कर सकते हैं, और डिमांड जो डेस्टिनेशन जे पे है वो बी जे है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ शिपिंग 1 यूनिट ऑफ गुड्स फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे इज सी आई जे। ठीक है, अब ये सोर्स 1 है ना, A1 है, और ये डेस्टिनेशन B1 है। तो अगर आप A1 से B1 के ऊपर आप सप्लाई करेंगे ना, तो आपकी कॉस्ट आएगी C11। जो भी कॉस्ट आएगी, एक नंबर है, कोई नंबर है जो आपको पता होगा। अगर आप जो A2 से अगर आप B1 के ऊपर सप्लाई करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी C21। ठीक है, और इसी तरह अगर आप थर्ड mth सोर्स से 1 पे जाएंगे तो ये वाला नोड जो है इसकी कॉस्ट हो जाएगी CM1। ठीक है, तो इन सब की कॉस्ट होती है जो हमें यूजुअली पता होती है कि इस नोड इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, इतना डिस्टेंस है दरमियान में, ये आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है लेट्स से उसका फ्यूल आपने कैलकुलेट करना है, तो इतना फ्यूल उसका लगेगा और आपको फ्यूल की प्राइस नोन है, आप ये प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये डेस्टिनेशन के दरमियान में सोर्स और डेस्टिनेशन जो भी होगा उसके दरमियान में जो कॉस्ट होती है उसको हम CIJ कहेंगे, और ये हमें यूजुअली पता होती है कि इन दोनों इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के दरमियान जो प्राइस है वो क्या है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या आ रही है। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है? गोल इज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, आपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है वाइल सेटिस्फाइंग ऑल सप्लाई एंड डिमांड रिस्ट्रिक्शंस। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने कॉस्ट को मिनिमाइज तो करना है, हमेशा कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन आपने सप्लाई और डिमांड की रिस्ट्रिक्शंस को मीट करना है। अगर आप सप्लाई और डिमांड की रिस्ट्रिक्शंस को मीट नहीं करते हैं तो फिर आपने कॉस्ट अगर मिनिमाइज कर दी तो ऐसी कॉस्ट मिनिमाइजेशन का तो कोई फायदा नहीं है ना। आपके क्लाइंट ने डिमांड आपके पास 10 प्रोडक्ट की आपने भेजी उधर सिर्फ 5 हैं, तो अब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो गई है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हुई बल्कि आपके रेवेन्यूज लूज कर रहे हैं आप। तो आपने रेवेन्यूज जितने आपकी डिमांड है वो सब भेजने हैं, और आप ये भी कि आप सप्लाई करना, आप एक जो सोर्स है उसके ऊपर सारे दिन में बनती 10 प्रोडक्ट हैं, आप वहाँ जो है वहाँ से कहें कि आप 20 प्रोडक्ट यहाँ से भेजें, 20 प्रोडक्ट वो कहाँ से भेजेंगे? तो फिर आपके रेवेन्यूज लूज होंगे, आप प्रोडक्ट्स वहाँ से भेज नहीं सकेंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कॉस्ट आपने मिनिमाइज करनी है वो आपने अपने पैरामीटर्स में रहते हुए मिनिमाइज करनी। सारी डिमांड और सप्लाई की रिस्ट्रिक्शंस मीट होनी चाहिए और फिर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इन जनरल यही होता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास सोर्सेज होंगे, जितने भी हों, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, जितनी भी डेस्टिनेशंस हों उनके दरमियान में जो भी रूट्स हैं उनकी कॉस्ट हमें पता होती है। तो इन द एंड हमने सप्लाई और डिमांड की रिस्ट्रिक्शंस को मीट करते हुए आपकी जो जितनी भी कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी होती है। ठीक है, तो एक जनरल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो इस तरह का होता है कि ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं XIJ। ठीक है, कितनी आप शिपमेंट सोर्स I से डेस्टिनेशन J पे करें, यही आपने, बाकी सब कुछ तो नोन होता है ना। तो ये डिसीजन वेरिएबल आपका ये है कि सोर्स I से आप डेस्टिनेशन J के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स भेजें, और सोर्स किसी और सोर्स से, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 के ऊपर कुछ भेजना है नहीं भेजना, सारा कुछ सोर्स 2 से डेस्टिनेशन 1 पे भेजना है, ये सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं जो आपने करने होते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन वेरिएबल्स XIJ हम कह रहे हैं कि अमाउंट शिफ्ट फ्रॉम सोर्स I टू डेस्टिनेशन J, ये आपके डिसीजन है, ये आपने फाइंड करना है। जब आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आपने बताना है कि ये किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन के ऊपर कितनी मैं प्रोडक्ट्स सप्लाई करूंगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होपफुली आपको फैसिनेट कर रहा होगा। ये यूजुअल प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे होते हैं उसमें आप ये यूजुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा? आपने सारी कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करना है। तो अब CIJ कॉस्ट है ith नोड से, जो ith आपका सोर्स है उससे डेस्टिनेशन J पे भेजने की, तो उस जितनी आप भेज रहे हैं उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास वो जो रूट है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ओके,
तो अब इसके बाद क्या होगा, तो सब के लिए यही करें तो कॉस्ट फंक्शन आपका पूरा आ जाएगा कि कॉस्ट आपकी क्या आ रही है टोटल, ठीक है, ये आ जाएगा ना, जितने आप भेज रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट। तो जितनी भी कॉस्ट आएगी, यूनिट कॉस्ट होती है, हर यूनिट की कॉस्ट यूजुअली हम कंसिडर करते हैं, तो यूनिट की शिपमेंट कॉस्ट हम यूजुअली कंसिडर करते हैं। तो जो कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते जितने आप शिप कर रहे हैं, तो वो आपका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा जिसको आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या आएंगी, सप्लाई की कॉन्स्टेंट होंगी सारी, कि आपने जितनी टोटल सप्लाई है उससे ज़्यादा नहीं आप करेंगे। तो नोड आई से जो टोटल सप्लाई हो रही है वो ए आई से कम होनी, ए आई के इक्वल होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जितनी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं वो सब की सब शिफ्ट करनी है, ठीक है। और सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होती हैं, यूजुअल प्रॉब्लम्स में हम लेते हैं जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड हम लेते हैं, ठीक है। जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतनी डिमांड होनी चाहिए ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो। हम यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में ऐसे ही करते हैं। तो क्या होगा, जो सोर्स नोड है आई, उसके ऊपर ये जितनी भी आप शिपमेंट कर रहे हैं टोटल, वो उसके ऊपर टोटल जितनी अवेलेबल है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए। और जितनी डेस्टिनेशन जे के ऊपर आप सप्लाई भेज रहे हैं वो उनकी टोटल डिमांड के इक्वल होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। तो जनरल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होगा, आप मिनिमाइज करें ये आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट्स आपके पास क्या होंगी, कॉन्स्टेंट आपके पास ये हो जाएंगी कि जो ith नोड के ऊपर, हर नोड के ऊपर एक कॉन्स्टेंट होगी, हर नोड के ऊपर जो जितनी भी आप सप्लाई है वो उस नोड के ऊपर टोटल सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए जितनी आप भेज रहे हैं, और हर डेस्टिनेशन के ऊपर जितनी भी आपके पास हर डेस्टिनेशन के ऊपर जितनी सप्लाई पहुंच रही है, डिलीवर हो रही है, वो उस डेस्टिनेशन के ऊपर जितनी डिमांड है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स आई जे ज़ाहिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये सब कॉन्स्टेंट्स के लिए, सब सप्लाई वाले नोड्स के लिए और सब डेस्टिनेशंस के लिए, ठीक है। सब सप्लाई नोड्स के लिए और सब डेस्टिनेशंस के लिए ये सारी कॉन्स्टेंट्स होंगी आपके पास, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास जनरल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हो गया। इसी एग्जांपल अगर आप देखें जल्दी से, और फिर इसके बाद आज का लेक्चर हमने क्लोज करना है। MG ऑटो एक कंपनी है, उसके पास 3 प्लांट्स हैं, लेट्स से 3 डिफरेंट जगह पे हैं, लॉस एंजलिस में, डेट्रॉइट में और न्यू ऑरलियंस में, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं मेजर। ये 3 प्लांट्स हैं और 2 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, डेनवर में और मियामी में। ये सब अमेरिकन सिटीज़ हैं। ओके, सो अब आप क्या करें, क्या है, आपके 3 प्लांट्स हैं और 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, द कैपेसिटी ऑफ 3 प्लांट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वार्टर आर, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अगले जो 3 मंथ्स हैं उसके अंदर जो प्लांट है लॉस एंजलिस वाला वो 1000 कार बना सकता है, ठीक है, और डेट्रॉइट वाला 1500 कार बनाएगा, और जो न्यू ऑरलियंस वाला है वो 1200 कार्स बनाएगा, ठीक है। और क्वार्टरली डिमांड जो है 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में वो है 2300 कार्स चाहिए आपको डेनवर में, और 1400 कार्स आपको चाहिए मियामी में, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पर कार ऑन द डिफरेंट रूट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो अब ये डेनवर और मियामी आपकी 2 डेस्टिनेशंस हैं, और ये लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट और न्यू ऑरलियंस आपकी जो है क्या है, प्लांट्स हैं। आपने अगर एक कार लॉस एंजलिस से डेनवर भेजनी है तो $80 उसकी कॉस्ट आएगी। अगर आपने एक कार लॉस एंजलिस से मियामी भेजनी है तो $215 उसकी कॉस्ट आएगी। और ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट है कि अगर लॉस एंजलिस से आप मियामी भेजेंगे कार को तो बहुत मैक्सिमम इसकी कॉस्ट है। तो इसके ऊपर इसको हमने कम से कम यूज़ करना है बेसिकली। अब अगर हम हिट एंड ट्रायल से जाएं, और इसके बाद डिट्रॉइट से डेनवर $100, डिट्रॉइट से मियामी $108, न्यू ऑरलियंस से डेनवर 102 और न्यू ऑरलियंस से मियामी $68। अब एक हिट एंड ट्रायल का वे ये है कि आप सारी की सारी जो है ना न्यू ऑरलियंस से ही मियामी भेज दें। अच्छा, मियामी की डिमांड कितनी है? मियामी की डिमांड है 1400 कार्स, और आप न्यू ऑरलियंस में बना कितने रहे हैं? 1200। अब सारी डिमांड तो आप न्यू ऑरलियंस जो है मियामी की सारी डिमांड पूरा नहीं कर सकता। हम करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके लिए सिर्फ $68 कॉस्ट आ रही है।
हम ये करना चाह रहे हैं। अब दूसरा जो ख्वाहिश होगी वो ये कि आप सारी की सारी डेनवर की जो डिमांड है ना वो लॉस एंजलिस से पूरी कर दें। लॉस एंजलिस से पूरी कर सकते हैं आप। लॉस एंजलिस वाला जो प्लांट है वो आपको 1000 कार्स देगा, ठीक है, और आपको जो डिमांड है डेनवर में वो 23 है, तो आप बाकी 1300 कार्स कहाँ से लाएंगे। तो ये आपके पास बेसिकली मॉडल है, ये कॉस्ट आपको गिवन है, आपको ये पता है डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है हमें चाहिए, और ये कॉस्ट उसकी गिवन है। तो अब आपने ये आपकी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है और आपने रूट फाइंड करना है कि कहाँ से आप कितनी कार्स भेजेंगे। लॉस एंजलिस से डेनवर कितनी भेजनी है, लॉस एंजलिस से मियामी कितनी भेजनी है, डेट्रॉइट से डेनवर कितनी भेजनी है, डेट्रॉइट से मियामी कितनी भेजनी है, न्यू ऑरलियन से डेनवर, न्यू ऑरलियन से मियामी कितनी भेजनी है। अब आप ये देखें ये टोटल कार्स आप कितनी बना रहे हैं, 1500 और 2200, तो 3700 आपकी कार टोटल मैन्युफैक्चर हो रही है, और जो आपको टोटल कार्स आपकी डिमांड है वो भी 3700 है। तो इसका मतलब है एक भी कार मिस नहीं होगी, आपने सारी कार्स भेजनी है, सारी की सारी कार्स आपको सेंड करनी पड़ेंगी। डिमांड तो आपने डेफिनेटली मीट करनी ही करनी है, तो अगर आपने डिमांड मीट करनी है, सारी कार्स भेजनी है, तो फिर आप जाहिर है किसी भी एक स्टेशन से कोई भी एक स्टेशन जो है किसी दूसरे स्टेशन की पूरी डिमांड अगर फुलफिल करेगा, तो वो सिर्फ ये है कि आप ये आपका जो डेट्रॉइट वाला स्टेशन है ना, इससे आप अगर कार्स भेजेंगे ना मियामी में, तो वो आपकी डेट्रॉइट जो है वो फुलफिल कर सकता है। लेकिन आप देखें डेट्रॉइट से मियामी भेजने $108 लगेंगे पर कार, तो $108 पर कार आपको लगेंगे, तो ये हायर अमाउंट है, और फिर 200 कार्स फिर भी बच जाएंगी, तो उनको अब कहाँ भेजना है ये भी आपने देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हिट एंड ट्रायल से अगर आप करना शुरू करें तो थोड़ी मे बी आप एफर्ट करेंगे तो मे बी आप ऑप्टिमल रूट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत ही स्मॉल प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को मैं लार्ज करूं और बहुत बड़े स्केल के ऊपर ले जाऊं, जो कि हमारे प्रॉब्लम अक्सर बहुत बड़े स्केल के ऊपर होते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर इसी प्रॉब्लम को हम वहां पे जाके मिनिमाइज कॉस्ट कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ हिट एंड ट्रायल से कर भी लेते हैं, तो बेसिकली नीड ये है कि हम एक सिस्टमेटिक मेथड बनाएं जिससे हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन के हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, वो हमारे पास सॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये हमारी ख्वाहिश है या ये हमारा गोल है जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे, इस प्रॉब्लम को भी करेंगे, इस तरह की और प्रॉब्लम्स को भी करेंगे जिसमें हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा अपने रूट्स के ऊपर। तो ये इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टाइम हमने इंशाल्लाह इसकी डिटेल में बात करनी है। इसके बहुत सारी और चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जो इसके ऊपर कंडीशंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो कैसे बनेगी, मॉडल कैसे बनेगा, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात करनी है, इनको सॉल्व करना है, और फिर इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आज का लेक्चर आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया वही पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस के प्रॉब्लम से जो हम कर रहे थे। पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस का प्रॉब्लम में हमने न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करनी थी। न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने देखा कि अगर आप एक नया X7 एक नई प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम टॉय ट्रक्स बना रहे थे, तो उस टॉय ट्रक्स को अगर आपने अपने ओरिजिनल जो सिंप्लेक्स ऑप्टिमल टेबल आपने बना लिया है उसके अंदर कैसे इंक्लूड करना है, तो वो X7 अगर आप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए एक अलग कॉलम बनेगा। उस कॉलम की एंट्रीज हमने कैसे फाइंड करनी है वो हमने आज सीखा है कि उस कॉलम की एंट्रीज फाइंड करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी जो पहले सबसे 3 एंट्रीज आपने फाइंड करनी है Z रो के अलावा वाली, वो तो बहुत सिंपल है। आपने जो आपका X7 की ओरिजिनल एंट्रीज हैं जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट में आ रही हैं, उनको आपने इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, वो 3 एंट्रीज आपके पास आ गई। बाकी एक Z रो वाली एंट्री है, वो थोड़ा सा प्रोसेस है उसको करने का। उसको करने के लिए आपको डुअल प्रॉब्लम में जाना पड़ता है, और डुअल प्रॉब्लम में जाके आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो उसकी डुअल कांस्टेंट है, डुअल वाली कांस्टेंट X7 से जो कॉरस्पॉन्ड कर रही है, उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास Z रो वाला कोफिशिएंट आ जाएगा। अब उसको पूरा कॉलम आप पुट करेंगे, अगर तो आपका जो सोल्यूशन है अभी भी ऑप्टिमल है तो ठीक है,
अगर सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको ऑप्टिमल बनाएंगे। तो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन आप चेक करेंगे, जैसे जेड रो को आपने एक नज़र में देखना है, अगर सारी एंट्रीज पॉजिटिव या जीरो हैं मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में तो वो ऑप्टिमल है, अगर कोई भी एंट्री नेगेटिव है तो ऑप्टिमल नहीं है। तो वो उसके ऊपर फिर आप एक या दो आइट्रेशन जितनी भी आपको मजीद रिक्वायर्ड है उसको ऑप्टिमल बनाने के लिए वो करेंगे, आपका सोल्यूशन दोबारा से ऑप्टिमल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आपके पास सोल्यूशन आ गया है उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पोस्ट ऑप्टिमल एनालिसिस था जो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ी कि उसमें भी आपने नई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी थी और आपके पास प्रॉब्लम ये था कि आपने पेंट्स वाली कंपनी है, पेंट बनाती है, तो उन्होंने एक नया चीपर मॉडल पेंट का इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपका ऑप्टिमैलिटी सोल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे ये आपने बताने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात करना स्टार्ट की। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है, आपके पास कुछ सर्टन आपके पास सोर्सेज हैं और सर्टन डेस्टिनेशंस हैं, उनके दरमियान में आपने प्रोडक्ट्स की शिपमेंट करनी है। प्रोडक्ट्स की शिपमेंट करनी है, हर प्रोडक्ट की शिपमेंट, दो प्रोडक्ट्स जो हर नोड के ऊपर एक सप्लाई है, सर्टन सप्लाई है, और हर नोड के ऊपर सर्टन डिमांड है, और सप्लाई और डिमांड दोनों मीट होनी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि सर्टन सोर्स से सर्टन डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या आएगी। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स में रहते हुए उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ये आपका प्रॉब्लम है, सिंपल। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की हमने एक एग्जांपल की फिर बात की। तो इंशाल्लाह ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, और ये काफ़ी लेक्चर्स में अब हम 2 लेक्चर्स जो रह गए हैं उसमें इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर भी आसान ही था, पूरा ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स ही आसान है, तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you very much.